नमस्ते। माफ़ करें, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चुनाव की और राजस्थान के चुनाव में हम अलग-अलग स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली में राजस्थान के बारे में क्या चर्चा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे ओंकार चौधरी जी, आपके जाने-पहचाने और साथ में आज जुड़ रहे हैं पहली बार हमारे साथ जीतेश जी। और जीतेश जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, राजस्थान में, जयपुर बेस्ड हैं। आपका स्वागत है जीतेश जी, जयपुर डायलॉग्स पर पहली बार। धन्यवाद सर। तो जीतेश जी, अब पर्चे तो विथड्रॉ हो गए हैं, तो अब क्या सिनेरियो बन रहा है राजस्थान में आपके हिसाब से? देखिए सर, मैं लगातार चुनावी यात्रा कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर के अंदर, और जिस नगर के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये भी हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण वाली सीट है यहाँ पे। और इससे पहले मैं तिजारा में होके आया, तिजारा से रामगढ़, और अब मेरा दर्शकों को आप बताते जाएं कि किस जिले में और किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन सीटों का आप वर्णन कर रहे हैं वो पड़ती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको सबसे पहले, आप जो बात कर रहे थे वर्तमान स्थिति की, तो सर 22 बागी अभी बीजेपी के हैं वर्तमान स्थिति में, और कांग्रेस के 12 हैं। तमाम कोशिशें बीजेपी के आला कमान ने की, उसके बावजूद भी ये बागी बैठे नहीं। तो इस बात का लबोलुबाब ये है कि सर बागी क्यों नहीं बैठे। दरअसल बीजेपी के कुनबे के अंदर जो आपसी लड़ाई है, कलह है, वो मुख्यमंत्री पद को लेकर है। यहाँ 15 तो दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन में कह सकता हूं, जो हनुमान बेनीवाल ये अक्सर वर्ड यूज करते हैं, दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन। तो सर यहाँ पर 15 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन, जो हनुमान बेनीवाल शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इसको लेकर जो दुल्हन है उसने यहाँ पर अपनी बारात सजाने के लिए यहाँ पर अपने लोग खड़े करा दिए, उनके समर्थक खड़े करा दिए। 22 में से तकरीबन 12 से 15 लोग वसुंधरा राजे से जुड़े हुए यहाँ पर बागी खड़े हो गए हैं सीधे सीधे। तो सीधे सीधे बीजेपी आला कमान को यहाँ पर वसुंधरा राजे ने चुनौती दी है। उनको ये लगता है, वसुंधरा का जो गेम प्लान, मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, उनको ये लगता है कि ये बीजेपी 80-90 के आसपास आकर पहुंचे, और मैं जोड़ तोड़ की राजनीति, जो अशोक गहलोत, जो की जिनको भाई बहन बोलते हैं, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे भाई बहन है, अक्सर हनुमान बेनीवाल ये बोलते रहते हैं, और कई पॉलिटिशियन ये बोलते रहते हैं कि दोनों भाई बहन है। तो वो ये चाहती हैं कि ये 80-90 पर आके अटके, जिससे मेरी स्थिति मजबूत हो और मैं जोड़ तोड़ की राजनीति करके मैं राजस्थान की सिरमौर बन जाऊं, यानी मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज हो जाऊं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का संगठन कैडर बहुत मजबूत है, वो भी बड़े शार्प पॉलिटिशियन है। हालांकि 41 जो सीटें सर शुरू में घोषणा की थी, आपने देखा, उसमें वसुंधरा राजे के समर्थक नहीं थे, लेकिन उसने प्री प्लान कर वसुंधरा राजे के लोगों ने यहाँ पर विरोध कराया जगह जगह, और ऐसा विरोध कराया मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी 41 की 41 सीटें हार रही है। तो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि कर्नाटक की तरह वसुंधरा राजे को ऐसा नहीं हो जाए, येदियुरप्पा के साथ जैसे किया था कि इतनी बड़ी लीडर है, इस तरह का नैरेटिव बनाया गया, जिससे बीजेपी आला कमान एक दबाव की स्थिति में आ गया, और बीजेपी आला कमान ने यहाँ पे घुटने टेक दिए वसुंधरा राजे के सामने। ये कह सकते हैं, ये शब्दावली स्पष्ट इस्तेमाल कर रहा हूं कि उन्होंने एक घुटने से टेक दिए वसुंधरा राजे के सामने, और दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे के कई लोग यहाँ पर शामिल हुए। अब बात यह है कि तीसरी लिस्ट की बात करें, तो तीसरी लिस्ट में सर फिर बैलेंस हो गया वापस से। तीसरी लिस्ट में आला कमान को लगा कि वसुंधरा राजे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, फिर से नहीं नारा चल जाए। तो उन्होंने क्या किया कि तीसरी लिस्ट में बैलेंस लिस्ट आ गई। तीसरी लिस्ट में ना कुछ नाम वसुंधरा जी के भी थे, कुछ अलग नेताओं के भी थे, तो तीसरी लिस्ट बड़ी बैलेंस है। तो तीसरी लिस्ट में वसुंधरा जी के लेफ्ट और राइट दोनों नाम, लेफ्ट हाथ और राइट हाथ दोनों काट दिए। वसुंधरा राजे के लेफ्ट और राइट, यानी यूनिस खान और अशोक पंडामी, दोनों अपंग कर दिया वसुंधरा राजे को, एक तरह से जनता की नजर में, उनके समर्थकों की नजर में, कि भाई वसुंधरा राजे कितना ही बोले कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन ये अगर मुख्यमंत्री बनती है तो लूली लंगड़ी मुख्यमंत्री बनेगी। साफ तौर पे इससे जाहिर हो रहा है कि लूली लंगड़ी मुख्यमंत्री, यानी जिस तरह से अशोक गहलोत लूले लंगड़े मुख्यमंत्री पूरे 5 साल रहे, क्योंकि वो अपनी सीट बचाने के लिए सिर्फ
जनता को उन्होंने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहा गया कि मैं ये दे दूंगा, मैं सोने की ईंट दे दूंगा, मैं हीरा दे दूंगा आपको, लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर नथिंग। जी सर। तो ये जो इस समय जब आप हैं, इस समय भरतपुर जिले में नगर में हैं आप, और इससे पहले आप अलवर जिले के तिजारा से होके आए हैं, तो यहाँ पर क्या स्थितियाँ बन रही हैं? क्योंकि पिछली बार ये जो पूरा जो आपका जो क्षेत्र था जिसमें गुर्जर मतदाता जो हैं वो बैलेंसिंग रहते हैं, वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, वो कांग्रेस एक तरफ़ा जीती थी। इस बार क्या स्थिति है? देखिए, मैं आज भी सर गुर्जरों से बात कर रहा था, तो गुर्जर समाज साफ तौर पे उनको कहना है कि छलावा किया है, धोखा किया है कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ। तो गुर्जर वोट बैंक तो सीधा-सीधा बीजेपी की तरफ जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो बीजेपी को पिच बनानी चाहिए, उस पिच पे अभी बीजेपी खेल नहीं रही है। क्योंकि ये जो मेवात वाली सीटें हैं, चाहे बात करें तिजारा की, चाहे बात करें रामगढ़ की, चाहे बात करें कामा की, चाहे बात करें नगर की, चाहे बात करें फतेहपुर की, चाहे बात करें मालपुरा की, जो भी, चाहे पोखरण की, जहां साले मोहम्मद चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में उनके सामने जो महंत है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सब सीटों पर यहाँ पे बीजेपी को सीधा तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में की है, वो जनता के सामने गिनानी होगी, जब भी बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीत पाएगी। अभी बीजेपी इस मामले में, मुझे ऐसा एनालिसिस हो रहा है, बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ नेताओं के बयान इस तरह के नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के लोग। उनको लगता है कि कर्नाटक में जय श्री राम नहीं चला तो यहाँ पर कैसे चलेगा जय श्री राम। मैं आपको एनालिसिस करके एक चीज और बताता हूँ सर, कि जैसे कन्हैयालाल दर्जी का जो मामला था, हत्या का कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी, इसी तरह से रोजा इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री के निवास पर होती है, वहां पर जो छबड़ा दंगे का आरोपी नजर आता है, चाहे रोजा इफ्तार पार्टी रोजा के दौरान बिजली देने की बात हो, चाहे हाजी रफत अली खान का रामगंज के अंदर कोरोना के अंदर जनाजा निकलने की बात हो, चाहे पीएफआई की कोटा में रैली की बात हो, ये सब बातें जब तक राजस्थान का बीजेपी का आला कमान और केंद्रीय आला कमान जनता के बीच में नहीं गिनाएगा, जब तक इन सीटों पे प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे तिजारा में मुझे लगता है, बाबा बालकनाथ से मैंने बात की थी कल परसों में सर, मैंने इंटरव्यू भी किया, तो मुझे उनका पिच सही लग रहा है। वो पूरा इसी मामले पे, जो पूरे 5 साल हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, पूरे 5 साल हिंदू समाज परेशान रहा, उन बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी तरह से रामगढ़ के अंदर जाओजा भी इसी पिच पे खेल रहे हैं, और कामा के अंदर नौक्सुम चौधरी यहाँ पर बैलेंस नजर आ रही है। जो मैं आज गया था कामा के अंदर, तो वो अभी तक इस पिच पे नहीं खेल पा रही। उनको लग रहा है कि मुस्लिमों की वोट भी मैं ले लूंगी, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। मुस्लिम समाज यहाँ पर वोट नहीं देगा पूरी तरह से बीजेपी को। जो मुझे एनालिसिस हो रहा है, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिमों का, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, चाहे हम 70 साल में पंचर बनाते हैं, पंचर बनाते रहेंगे, लेकिन वोट हम कांग्रेस को देंगे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन पंचर आज भी बना रहे हैं। तो अभी भी वो पंचर बनाना ही चाहते हैं मुझे लगता है, इसलिए वो मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। मैं इतने सारे क्षेत्रों में जाके आया, वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कौन उम्मीदवार है, कौन हमारा पैरोकार है, कौन नहीं है, इन सब बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पर संत समाज को बड़ा मौका दिया गया है। 3 सीटों पर संत समाज के लोग उतारे गए हैं। एक तो हवा में सीट पर बाल मुकंदाचार्य को उतारा गया है, पोखरण सीट पर उतारा गया है, साथ ही बाबा बालकनाथ को उतारा गया है। तो इन तीनों सीटों पर संत समाज को बीजेपी ने भगवा चेहरे उतारे हैं। इसका मतलब बीजेपी एक पिच पे तो ठीक है कि भगवा चेहरे उतारे, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। कांग्रेस ने 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को यहाँ पर राजस्थान में उतारा है, यानी 7% कांग्रेस ने मुस्लिमों को टिकट यहाँ पर दी है। 200 में से 7% कांग्रेस ने मुस्लिमों को टिकट दी है, और वहीं बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दी है। सीधा सीधा मैसेज है कि बीजेपी यहाँ पर मुस्लिमों के एक भी टिकट नहीं देना चाहती, मुस्लिमों के पक्ष में नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर अभी जो पिच वर्तमान में चल रहा है, कांग्रेस के कुछ, बीजेपी के कुछ नेता ऊपर आला कमान को डरा रहे हैं कि अपन हिंदू मुस्लिम पिच खेलेंगे तो और जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे जो लगता है सर, यहाँ पर पूरी तरह से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण जिस तरह से किया है, पराकाष्ठा हुई तुष्टीकरण की पूरे 5 साल में, तो इस पिच पर अगर बीजेपी नहीं आएगी तो बीजेपी को नुकसान होगा। और वर्तमान परिदृश्य में जो मुझे नजर आ रहा है,
बीजेपी यहाँ 105 से 110 सीटों के आसपास ही है। और वसुंधरा राजे जो गेम खेलना चाह रही है वो सबके सामने है कि उन्होंने इतने बागी यहाँ पे खड़े करा दिए हैं। वो चाहती है कि 90-80 के आसपास आए। जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ, जो मैं लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, तो बीजेपी ने जो टिकट वितरण किया है वो इतना अच्छा नहीं किया। अगर टिकट वितरण जो सेकंड टिकट वितरण किया था उसमें वसुंधरा के लोग नहीं होते तो हो सकता था कि 140-150 के पार बीजेपी पहुंच जाती। लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर, मुझे लगता है कि डर गई है वसुंधरा राजे से। और मुझे लगता है जिस तरह से 1-2 नारे चल रहे हैं सर, अभी एक नारा चल रहा है कि गहलोत तुझसे डर नहीं, एमएलए तेरी खैर नहीं। राजस्थान में जो विधायकों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, जनता को लूटा है, तो विधायक गहलोत को तो छोड़ रहे हैं, ऐसा एक नारा चल रहा है। लेकिन अब दूसरा नारा एक चल गया है कि गहलोत तेरी खैर नहीं, राहुल गांधी तुझसे बैर नहीं। तो एक नया नारा यहाँ पे अब राजस्थान में चल गया है कि पहले पिछले 2 महीने तक तो ये चल रहा था कि गहलोत तुझसे बैर नहीं, जब डिजाइन बॉक्स कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन अब नया नारा चल गया है कि गहलोत तेरी खैर नहीं और राहुल गांधी तुझसे बैर नहीं। लेकिन यहाँ अगर वसुंधरा राजे को फिर से अगर तवज्जो बीजेपी देती है, यानी बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाती है, अगर ऐसी स्थितियां बनी जैसा मैं आपको बता रहा था 80-90 के आसपास, तो वापिस से लोकसभा चुनाव में ये नारा आपको चलता हुआ दिखाऊंगा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ये नारा यहाँ पर लोगों के आम मन में है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से पिछले वसुंधरा राज में आप देखिए औरंगजेब के स्टाइल में मतलब मुगल काल में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया था, उस तरह से जयपुर के अंदर मंदिर तोड़े गए। इवन रोजगारेश्वर मंदिर तक तोड़ा गया, जिससे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खुद का रोजगार चला गया। आप सोचिए क्या हालात है राजस्थान में कि ये बीजेपी की मुख्यमंत्री थी, इन्होंने जमकर मंदिर तोड़े और मेट्रो की आड़ में और अपने मुस्लिम परस्त जो इनके लोग हैं या इनके जो सलाहकार जो मुस्लिम थे 3-4, उनकी बातों पर मानकर वसुंधरा राजे ने यहाँ पे मंदिर तोड़े और जिससे बीजेपी को भुगतना पड़ा। और बीजेपी की सरकार पिछली शासनकाल में नहीं आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी यहाँ पर उस समय मेरे को ध्यान है कि हम कवर कर रहे थे कि संघ के स्वयंसेवकों ने भी यहाँ पे विरोध किया था जयपुर के अंदर जब मंदिर टूटे थे। हिंदू समाज ने विरोध किया था जिसका भुगतना पड़ा। अगर बीजेपी फिर से वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाती है, जो मैं जनता की नब्ज टटोल पा रहा हूं, तो उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो मोदी का विजन है कि 25 सीटें वो हासिल करना चाहते हैं यहाँ से, तो वो 25 मिशन 25 यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि जनता ने देखा है कि किस तरह वसुंधरा राजे ने का मुस्लिम प्रेम, करौली दंगे के अंदर वसुंधरा राजे का एक ट्वीट नहीं आया, 2 दिन बाद ट्वीट आया। तमाम राजस्थान में दंगे हुए, करौली से लेकर छबड़ा, सवाई माधोपुर, जहां जहां पे भी दंगे हुए, वसुंधरा राजे ने एक भी बयान जारी नहीं किया। जो भी बयान जारी किया बड़ा सोच के 2-3 दिन बाद अपने सलाहकारों से पूछकर जारी किया। वो भी सिर्फ अपने बयान इसलिए जारी किए कि भाई मीडिया में छप जाऊं और थोड़ा सा मैं दिखावा कर दूं कि मैं ऐसा नहीं, हिंदू समाज भी मेरे लिए है। लेकिन उनके जब सलाहकार ही मुस्लिम है तो हिंदू समाज को वो क्या मानेंगे। जी सर। जी, जी, आपने बहुत सही बात बोली। लेकिन कल उदयपुर में तो मोदी जी पूरी तरह से बैटिंग कर रहे थे और जो मुस्लिम तुष्टीकरण है उसके ऊपर भी कर रहे थे। कन्हैया लाल की भी बात उन्होंने की, मंदिरों की भी बात की, बहुत सारी बातें की। जो आप कह रहे हैं वो सारी बातें लगभग उन्होंने कल की थी उदयपुर में। मोदी जी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के अलावा राजस्थान का नेतृत्व तो बैटिंग नहीं कर रहा। क्योंकि राजस्थान का नेतृत्व जब तक बैटिंग नहीं करेगा, जब तक वसुंधरा जैसे लोग जो मुस्लिमों के साथ रहे हैं कभी, या मुस्लिम पक्षधर रहे हैं, या फिर जिन्होंने मंदिर तोड़ा है, वो लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, और फिर 5 साल वही चलता रहेगा कि सलाहकार मुस्लिम और हिंदू लोग परेशान होते रहेंगे, हिंदू मंदिर टूटते रहेंगे। फिर वो नई बाल कितने देख लेंगे, 2-4 थोड़े दिन बाद 3 तारीख बाद तय हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता के मन में, जनता के जहन में एक ही बात है कि राजस्थान में जो सरकार हो वो हिंदू समाज की हितकारी सरकार हो, जो हिंदुत्व की बात करे, जो राष्ट्र की बात करे, जिसका विचार राष्ट्र प्रथम का हो, ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसका विचार और जिसका आचार राष्ट्र प्रथम का हो। ऐसा व्यक्ति राजस्थान का सिरमौर होना चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना चाहिए। जी, ओंकार जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है ओंकार जी, बहुत बहुत। संजय जी, आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को भी, और जितेश जी को भी। थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए माफी दर्शकों से। आज धनतेरस का त्योहार है
जी दिल्ली हाँ, जी निकले हाँ। हुए आज थे सभी और सभी दर्शकों को भयंकर भी जाम धन्वंतरि में। जयंती, धनतेरस की बधाई दे दें हम जयपुर डायलॉग्स की जी, ओर से। जी, जी, और जी। आपको भी ओंकार जी और जितेश जी, आप दोनों लोगों को भी। बहुत धन्यवाद, बहुत सर आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सर, आपके दर्शकों को भी। तो आप तो दिल्ली से विहंगम दृष्टि रखते हैं पूरे भारत पर, तो राजस्थान के चुनाव के बारे में आप क्या देख रहे हैं दिल्ली से बैठ के? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप तो जयपुर के हृदय स्थल में बैठे हैं और वहाँ से जो माइक्रो लेवल पर दृष्टि आप दौड़ाते हैं, वो दिल्ली थोड़ा दूर हो जाता है जयपुर से और राजस्थान से, लेकिन जितना हम वैसे जानते मैं बता हैं। दूं, एक बार जितेश जी ने शायद नहीं देखा होगा संभवतः, आप तो उसमें भागीदार थे कि जो हमने अपना ओपिनियन पोल किया था, हमारे ये ओपिनियन पोल के पर बैन लगने से पहले, और राजस्थान का किया था, तो उसमें कांग्रेस की केवल 54 सीटें आ रही थी और भाजपा की 132 सीटें आ रही थी। जी, जी, और वो जी, बहुत ये हकीकत जितेश के जी को बता रहा नज़दीक। हूँ। जी हाँ, आप तो जी, थे उसमें। जी। जी हाँ, जी हाँ। तो देखिए, राजस्थान के बारे में मुझे ये दोहराने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा राजस्थान और राजस्थान की जनता भी जानती है। एक ट्रेंड रहा है 5 साल का। भले ही अब आप वसुंधरा राजे की जितनी चाहे उतनी कमियाँ निकालिए या भारतीय जनता पार्टी की निकालिए कि पिछले 5 साल, यानी इस सरकार से पहले के 5 साल क्या-क्या गलत काम हुए, और कह लीजिए, मन हल्का कर लीजिए कि इस वजह से वो सरकार गई थी, लेकिन हकीकत यही है कि राजस्थान में कोई सरकार रिपीट होती नहीं है आम तौर पर। कोई चमत्कार होते हुए पिछले कुछ दशकों में तो हमने नहीं देखा है। बहुत पहले संजय जी को याद होगा, एक बार ऐसा करिश्मा हुआ था, उसके बाद तो नहीं हुआ है। भैरव सिंह जी दोबारा आए थे, बीच में राष्ट्रपति शासन था। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा कहना यही है कि राजस्थान में एक परिपाटी रही है और मुझे लगता है कि वही परिपाटी इस बार भी रिपीट होने जा रही है। वैसे तो यही परिपाटी हमने हिमाचल में भी देखी है, हरियाणा में भी देखी है, पर कम से कम हरियाणा में 2 बार ऐसा हो गया जब सरकारें रिपीट हुई। एक 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रिपीट हुई थी और 2019 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार भी रिपीट हो गई थी। ये अलग बात है कि उस समय 2009 में भूपेंद्र हुड्डा को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और इनको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो जुगाड़ की सरकार इनको बनानी पड़ी थी, लेकिन रिपीट हुई थी। लेकिन राजस्थान में तो जो जिस तरह का इस समय वातावरण है और कांग्रेस के भीतर भी जिस तरीके से लीडरशिप के सींग उलझे रहे हैं, अलग-अलग मुद्दों को लेकर के कसर अशोक गहलोत ने भी नहीं छोड़ी, उनको नीचा दिखाने की, उन पर तरह-तरह के आरोप चस्पा करने की और अपनी सरकार गिराने के षड्यंत्र रचने से लेकर के तमाम। अ, सब जानते हैं कि चुनाव जो जब जीता गया था कांग्रेस के द्वारा, तो प्रदेश अध्यक्ष कौन था, किसके नेतृत्व में पूरी मुहिम चली थी और उसके बाद सचिन पायलट के साथ क्या हुआ था। तो ठीक है, 5 साल उस ये समय सरकार। भी मैं आपको याद दिला दूँ कि उस समय जी, जैसे अभी जितेश जी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे का जो प्रयत्न है कि सीटें 100 से कम रह जाएँ, तो अशोक गहलोत भी उसी कार्यक्रम में लगे थे और वो सफल हुए थे पिछली बार, और इसी कारण सचिन नहीं जीत पाए थे, क्योंकि नहीं तो आरंभ में तो ये लग रहा था कि भई ये तो 130 से ऊपर लेके जाएगी कांग्रेस। लेकिन इन्होंने खूब सारे अपने निर्दलीय खड़े करा के और उनको समर्थन करके और वो करवा दिया। हालाँकि वो उस तरह का संगठनात्मक कौशल वसुंधरा राजे में नहीं है। मैं वसुंधरा राजे की स्थिति संगठनात्मक दृष्टि से बहुत निकट से देख चुका हूँ, अत्यंत निकट से देख चुका हूँ। जी, उनमें जी। वो संगठनात्मक कौशल नहीं है, तलवारबाज़ी अवश्य आती है उनको, ये बात सही है। तो तो ये जो लेकिन प्रयत्न वो वही गहलोत वाला चैप्टर दोहराने का कर रही हैं। बिल्कुल सर, हाँ, सही बात। बिल्कुल सही है। ये रिपोर्ट हमें भी मिली है और ये रिपोर्ट सचिन पायलट खेमे से भी मिल रही है कि वो भी बदलापुर जो है वो इस बार कर रहे हैं।
यानी सचिन भारतीय पायलट जनता का तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो तो सब जानते हैं, कारण भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं, सचिन पायलट के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि सचिन पायलट के कुछ पसंदीदा कैंडिडेट्स को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है। तो जो काम वसुंधरा राजे ने किया होगा उस समय, वही अब सचिन पायलट इधर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, जितने ओपिनियन पोल, जितने सर्वे, जितने ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो तो सब यही कह रही हैं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को 135 से 145 और यहाँ तक के 150 सीटें भी मिल जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। और उतनी सीटें तो मैं नहीं कहूंगा जितनी 21 सीटें एक बार भारतीय जनता इस कांग्रेस पार्टी चली गई थी 21 की संख्या पर कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है राजस्थान में। ये तो रिपोर्ट संजय जी यहाँ दिल्ली में भी मिल रही हैं। जी जितेश जी, जरा बताएं आप कि भाई चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ से सचिन के समर्थकों को टिकट मिला है और कांग्रेस से वसुंधरा के समर्थकों को टिकट मिला है। यूनिस खान निर्दलीय लड़ रहे हैं। वसुंधरा के समर्थक 2-3 तो इसमें हैं वसुंधरा के समर्थक, लेकिन पूर्ण रूप से सारे वसुंधरा के समर्थक नहीं है। लेकिन मुझे एक जानकारी हो रही है कि वसुंधरा एक थर्ड पार्टी करके एक चुनाव लड़ा रही है, मतलब एक पूरा मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ाया जा रहा है। निर्दलीयों को खड़ा किया गया है, उनको बैक सपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग पार्टियों से। तो ऐसा नहीं है कि वसुंधरा, लेकिन जो सर बात कह रहे हैं कि सचिन पायलट को कुछ छूट दी गई है बीजेपी की तरफ से, ऐसा मुझे भी सियासी गलियारों से जानकारी मिल रही है। लेकिन मैं इस खबर को पूर्ण रूप से सही नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक पुख्ता नहीं हो पत्रकारिता में। मैं आपको थोड़ा सा इसी पे नाम ले देता हूँ। जी। दर्शन सिंह गुर्जर शाम को पार्टी में ज्वाइन करते हैं और सवेरे उनको टिकट मिल जाता है। यही सुभाष मील के साथ होता है, यही उदयलाल डांगी के साथ होता है। जबकि उदयलाल डांगी जो है वो बीच में सचिन पायलट को छोड़ के आरएलपी का भी चक्कर लगा चुके थे, लेकिन थे वो सचिन के साथ में ही। तो इस तरह के तो उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए तो ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, दौसा जिला हो, करौली जिला हो, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी टिकट बीजेपी में दिए हैं वो सचिन पायलट से सहमति लेके दिए हैं। इसमें क्या सच्चाई है? सर सहमति लेके तो नहीं दी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि दर्शन गुर्जर जो है वो सचिन पायलट खेमे के ही माने जाते हैं, उनके करीबी रहे हैं। और यहाँ पर राजाराम गुर्जर गिरिराज सिंह बीजेपी मलिंगा को ले लीजिए ना। गिरिराज हाँ, मलिंगा के सिंह साथ इतना मलिंगा बड़ा तो वे व्यक्ति हैं जो महारानी वसुंधरा राजे को पानी पी पी के गाली देते रहे हैं, अभी भी देते हैं, और उनको अंतिम सूची में टिकट मिल गया। और वो खासम खास थे सचिन पायलट के। बिल्कुल, गिरिराज सिंह मलिंगा इसका एक बड़ा उदाहरण है। और गिरिराज सिंह मलिंगा के जैसे ही टिकट हुआ उसके बाद कुछ वसुंधरा समर्थक, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो ये भी लिख रहे थे कि इन्होंने एक एससी अधिकारी के साथ मारपीट की, अभी तक वो 2 साल से एसएमएस अस्पताल में पड़ा है, शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि समाज के साथ मारपीट की, ऐसा करके एक नैरेटिव मलिंगा के खिलाफ बनाया जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं सर कि मलिंगा खुद तो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, वो एक जननेता है वहां के, साथ ही साथ वो आसपास की 2-3 सीटों पे और प्रभाव डालेंगे। धौलपुर के अंदर जो सीट है वहां पर भी चारों सीटों पर मलिंगा यहाँ पे प्रभाव डाल रहे हैं। धौलपुर में अभी बीजेपी को 3 सीटों पे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि आप जिस सीटों की बात कर रहे थे, तो मैं जब तिजारा गया तो तिजारा में मुझे लग रहा है कि बाबा बालकनाथ चुनाव यहाँ पर जीत सकते हैं, लगभग जीत रहे हैं। क्योंकि पिछली बार का जो तिजारा का चुनाव उठा है तो यहाँ पर हिंदू वोटर्स आपस में बट गए थे, और बटने के कारण जो यादव वोट बैंक है वो पूरा, जो यहाँ पर संदीप यादव एमएलए है उनको गया था, इस बार संदीप यादव को उनका वो टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दिया है। जिन्होंने बुरे समय में अशोक गहलोत की मदद की थी और वो बसपा से कांग्रेस में गए थे, उनका टिकट काट के यहाँ पे इमरान खान को टिकट यहाँ पर अशोक गहलोत ने दिया है।
जो कि 14 मुस्लिम उम्मीदवारों में इमरान खान का भी एक नाम शामिल है, जो कि बसपा से टिकट मांग रहे थे, ऐन वक्त पर उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। तो संदीप यादव का, जो यादव का एक बड़ा वोट बैंक है, वो बाबा बालकनाथ को पूरा वोट बैंक जाता हुआ दिख रहा है। यानी हिंदू एकजुट वहां पे हो गया है, तो सिजारा यहाँ पे निकलती हुई नजर आ रही है। नगर की बात करें तो जवाहर बेगम, जहां मैं अभी मौजूद हूँ नगर विधानसभा के अंदर, यहाँ पर भी 2 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं। यहाँ पर जो भाजपा से एमएलए थे वाजिब अली, वो यहाँ पर खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से इस बार टिकट दिया है, और बसपा से अन्य मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। इसके बीच में जवाहर बेगम, हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू वोट बैंक एक होकर जवाहर बेगम यहाँ पर वर्तमान स्थिति में, जो मैंने लोगों से बातचीत की, मेरा सर्वे आया, वर्तमान स्थिति में जवाहर बेगम यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें पोखरण सीट की, जहां पर गाजी फकीर के जो बेटे हैं साले मोहम्मद, जो वहां पर उम्मीदवार थे, वो यहाँ पर पोखरण सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जो महंत है प्रतापपुरी महाराज, वो पिछली बार 800 कुछ वोटों से हारे थे, वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंत ने 5 साल पूरी मेहनत की है ग्राउंड पे, प्रतापपुरी महाराज ने। और वहां पर जैसा कि मैं जाके आया, तो वहां पर भी ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू एक तरफा महंत का साथ दे रहे हैं, राजपूत वोटर भी बड़ी संख्या में यहाँ पे है। शिव की जो सीट है वो यहाँ पर जाती हुई तो एक और भी मैं बता दूं, वो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, तो वहां पर एक और फैक्टर आपने नहीं किया, वो ये है कि भाई रूपा राम और साले मोहम्मद में भयंकर विवाद चल रहा है और दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, रूपा राम उनको साले मोहम्मद का पुराना विवाद है, आपको पता ही है, लंबे समय से चल रहा है, तो वो उनको हराना चाहते हैं साले मोहम्मद को, उनकी जानी दुश्मनी है एक तरह से। और साले मोहम्मद इस बार साले मोहम्मद ने करप्शन भी जमकर किया है, उनके लोगों ने भ्रष्टाचार भी किया है, और कांग्रेस की पूरी सरकार बड़े बड़े रसीले वीडियो क्लिप्स भी सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक रसीला वीडियो क्लिप भी उनका सामने आया था। और सर पूरी कांग्रेस सरकार ने सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत को 5 साल ब्लैकमेल किया विधायकों ने, और नॉन फंक्शनिंग गवर्नमेंट, जिसे शब्द है, नॉन फंक्शनिंग गवर्नमेंट, बेलगाम सरकार यहाँ पर 5 साल चली है सरकार अशोक गहलोत की, और एमएलए ने जमकर लूटा सर, जो जो अधिकारी लगे उनसे पैसे लिए गए। कुछ मेरे जानकार पुलिस वालों ने ये तक कहा कि विधायक ने हमें कहा कि 5 लाख रुपए बंदी दो, नहीं तो आपको लाइन में लगा देंगे। ऐसे ऐसे मेरे पास सामने मामले आए, तो आप सोचिए विधायकों ने जमकर लूटा है। खुलकर जितनी बदमाशी हो सकती है, अशोक गहलोत सिर्फ अपनी, जिस तरह की कुर्सी पे मैं बैठा हूं ना सर, ऐसी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया, जनता के साथ वादे और दावे किए, और धरातल पे वो फेल नजर आए। जितनी भी योजनाएं ले वो फेल नजर आई। सिर्फ और सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री बनकर अशोक गहलोत यहाँ पे रह गए, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की है इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे, नथिंग एल्स। और लेकिन बाड़मेर जिला जो है उसको काफी खराब कर दिया है, और उसका ब्लेम जो है वो वहाँ के जो सांसद हैं उनके ऊपर जा रहा है कि साहब उन्होंने अपने मर्जी से दिलवाया। जैसे हम बाड़मेर की बता दूं, आपको शायद ज्ञात होगा, बाड़मेर तो मैं बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, 4 वर्ष। तो जो बाड़मेर प्रॉपर का जो बीजेपी का टिकट है उसकी जमानत नहीं बच रही है, तो इस तरह का टिकट दे दिया है। और जो प्रियंका चौधरी है वो सहानुभूति के सहारे वो आगे निकल रही है मेवाराम कांग्रेस सर के। वो जो जिस यंग लड़के को टिकट दिया है, बीजेपी आईटी सेल में काम करते हैं, और वहाँ कद्दावर नेता है प्रियंका चौधरी, आप जानते ही उनको पहले से, कि अब किस वो दिया है, कोई आपसी लड़ाई में, मेरे को तो ऐसा सूचना मिल रही है कि उनकी केंद्रीय मंत्री से लड़ाई है, आपसी पुरानी अदावत चल रही है, यहाँ कोई आपसी विवाद है, इसके कारण उनकी टिकट कट गई। और शिव में भी सर मैं आपको बता दूं, शिव में भी यही हुआ है। शिव में जो किसी को कुछ नहीं पता है कि कौन जीतेगा। कांग्रेस की तरफ से बागी फतेह खान खड़ा हुआ है, और आपके रविंदर सिंह भाटी मजबूत कैंडिडेट, वो बीजेपी के आधिकारिक कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हुआ है। और क्या होगा वहाँ किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि अमीन खान ने कल अपील की है कि भाई अगर किसी को मुझे वोट नहीं देना है तो भले बीजेपी को दे देना, लेकिन फतेह खान को मत देना। सर देखिए वहाँ बड़ा त्रिशंकु वाली त्रिकोणीय, सर वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला मुझे नजर आ रहा है। आमीन खान 10वीं बार विधायक है, 10वीं बार मुझे ध्यान है, 10वीं बार टिकट मिली है, मतलब कांग्रेस पार्टी की, विधायक तो नहीं कह सकता, 10वीं बार उनको कांग्रेस पार्टी की भी टिकट मिली है। लगातार वो उनकी टिकट कटने पर थी,
फतेह खान को टिकट मिलने पर थी, लेकिन दिल्ली की एक लॉबी, फिर अशोक गहलोत को उन पर सिंपैथी आ गई, कुछ लोगों को लगा वरिष्ठ नेता है, लास्ट बार है, अंतिम बार है, तो एक पैर तो उनका कबर में लटका हुआ है, आप देखिए, और फिर भी चुनाव लड़ रहे हो, कैसी स्थिति है आपको पता ही है सर। और ना वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और वहां अगर 30 कांग्रेस साल पार्टी को पहले मैं बाड़मेर में कलेक्टर था, तो उस समय भी अमीन खां जो थे, वो मुझे एग्जैक्ट उनकी तो एज याद नहीं है, लेकिन शक्ल सूरत से तो वो 60 साल से ऊपर ही लगते थे उस समय भी। ये 30 वर्ष तो पूर्व सर की 80 बात है। 80 मुझे 75 80 के आसपास होंगे वो, मुझे नहीं, लगता 80 है प्लस अमूमन है वो, 80 प्लस है। 80 प्लस है। आप देखिए सर, एक पैर कबर में लटक रहा है, शांति धारीवाल का भी कबर में लटक रहा है, जो मर्दों का प्रदेश बता रहे थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका इनका भी एक पैर कबर में लटका हुआ है, चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ने सर, एक मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात करना चाहूंगा कि सर कांग्रेस पार्टी ने, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण में कुछ ऐसा ही किया। मतलब क्या किया सर, जो सर्वे आया या जो सब चीजें गौण हो गई, मतलब बुरा मत देखो, कुछ किसी ने किसी विधायक के बारे में बुरा बताया, ऐसे चोरी की, बुरा देखो मत, बुरा मत सुनो, तो बुरा मत सुनने के लिए कान बंद कर लिए, कोई बुरा बोल रहा है तो बुरा मत देखो, कोई बुरा हो रहा है तो देखो मत। तो अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की जो इनकी विचार है ना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया है टिकट वितरण में। सर्वे वर्वे कुछ नहीं, ये तेरा मैं मेरा, ये तेरा ये मेरा, जो मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी है सर कि बाटर सिस्टम, तो बाटर सिस्टम कर दिया, ये तू मुझे दे, मेरा इसको सपोर्ट कर देना, मैं तेरा इसको सपोर्ट कर दूंगा। तो बाटर बाटर सिस्टम में पुराने पुराने जो पुराने चावल थे वो आ गए मैदान में, अब वो रण हार रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। आप देखिए रविंद्र पार्टी को अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाती वो जीतते सर, वो युवाओं के इतने बड़े लीडर हैं, बीजेपी भी लड़ाती तो वो जीतते, लेकिन बीजेपी के अंदर अलग स्थिति की, रविंद्र पार्टी ने विद्यार्थी परिषद के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ा था। तो रविंद्र पार्टी की सर मैं देख रहा हूँ वीडियोस इन दिनों गजब के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, और अच्छे युवा आइकॉन लीडर हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी वोकेबुलरी, उनका बोलचाल, उनकी बातचीत, उनका तरीका, उनका जेस्टर, उनका वे ऑफ टॉकिंग, सर राजनीति में सर सब कुछ मुझे लगता है कि एक परिपूर्ण इंसान को पूर्ण रूप से सब चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, उसका बोलना चालना भी अच्छा होना चाहिए, उसका वेशभूषा भी अच्छी होनी चाहिए, उनका जेस्टर भी अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि रविंद्र पार्टी एक ऐसे लीडर है, उनमें सब गुण नजर आ रहे हैं, लेकिन एक गुण नजर नहीं आया उनमें। हो सकता है कि वो अभी बीजेपी आलाकमान की बात मानते तो सांसद बनते, लेकिन वो मुझे लगता है समझौता नहीं करते। लेकिन राजनीति जो वर्तमान दर्शे की राजनीति है वो समझौते की राजनीति है, वहां पे समझौता बहुत जरूरी है। लेकिन ओवरऑल उस व्यक्ति के बारे में देखा जाए तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, और अच्छा युवा लीडर उभर के आ रहा है। कांग्रेस या बीजेपी दोनों पार्टी में से कोई टिकट देती वो जीत के आते। और मुझे जो वर्तमान तस्वीरें नजर आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि त्रिशंकु में, त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं रविंद्र पार्टी शिव से चुनाव नहीं जीत जाए, हो सकता है ऐसा मे भी कि वो चुनाव जीत जाए वहां से। जी, ओंकार जी, एक और भी चीज देखने में आ रही है कि राजस्थान का चुनाव जो है वो मोदी जी ने अपने ऊपर ले लिया दिखता सा है, क्योंकि राज्य का कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं है जो खुल के सारी चीजें आर्टिकुलेट कर पा रहा हो। यदि आपने कल का उनका उदयपुर का भाषण सुना हो, तो वो एक-एक छोटी-छोटी चीज़ जो अभी जितेश जी बोल रहे थे, जो सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो बोल रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कल मंच पर खड़े होकर बोली हैं, उदयपुर से। और अभी उनकी लगभग 10 रैली होनी है, ऐसी जानकारी मिली है। और राहुल गांधी जी जो हैं, वो सुना कि पधार नहीं रहे हैं, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। यह लास्ट सेंटेंस का तो मैं समर्थन करता हूँ। राहुल गांधी को किसी तरीके से बीजेपी वालों को कन्विंस करना चाहिए, कुछ सोर्स सिफारिश लगानी चाहिए कि भैया आ जाओ, 2-4 चक्कर तो काट जाओ। जहाँ-जहाँ हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, उनको चंदा इकट्ठा करके अपने कांग्रेस के साथियों को देना चाहिए कि भाई राहुल गांधी को तो बुलाओ। हाँ, यस, यही एक तरीका है। सही है। जो आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की के ऊपर डिपेंडेंसी की, संजय जी हम 2013-14 से ही देख रहे हैं। न केवल 2014 का लोकसभा अच्छा, चुनाव एक बात और और मैं दो बता दूं इसमें कि महारानी को कहीं नहीं बुला रहे हैं वो, उनकी सभा में ना अमित शाह की सभा में। महारानी अपनी खिचड़ी अलग पका रही है।
मैंने संजय सर जी बता दिया आपको आपको तो जयपुर में जो जबरदस्ती कैंडिडेट्स के यहाँ पहुंच जाती है, वो कहती है तुम जो है वो मेरा नाम लो, कुछ करो। तो अब जो है लोग शर्मा शर्मी ले लेते हैं, उसके लिए थोड़ा ढुलमुल रवैया जो है भारतीय जनता पार्टी की जो राजकीय राज्य की जो राज्य नेतृत्व है उसका भी है, वो भी मेरे विचार से उत्तरदायी है। देखिए, मोदी जी ने वसुंधरा राजे के बारे में तो जयपुर की रैली में ही साफ-साफ संकेत दे दिए थे। सबको बुलाने के लिए आमंत्रित किया गया और वसुंधरा को नहीं बुलाया गया, मंच पर थी, इसके बावजूद उनका नाम भी नहीं लिया था उन्होंने अपने भाषण में। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट संकेत तो कोई और होता नहीं है। हाँ, बीच में ये ज़रूर बात आई कि जो इनकी सेकंड या थर्ड लिस्ट आई थी कि वसुंधरा राजे के भी कुछ लोगों को टिकटों से नवाजा गया है, तो वो तो ठीक है। बहुत सारी मैं इसी में चीज़ें ये एक कंसीडर चीज़ कहूँगा ना कि जिसको कहा जाता है ना, मेरा तो ये आकलन है कि वसुंधरा राजे का कोई जो है ना कि जीने मरने में साथ देने वाले तो कोई 2-4 ही हैं। बाकी तो सब जो है वो दोनों नावों में पैर रख के बैठे रहते हैं और जो नेता है वो भी कह देते हैं कि अच्छा ऐसा करो, तुम जो है ना सर वो अपना दोनों तो आराम गए से ना, घर से खेल लो। जीने मरने वाले 2 तो काट दिए। जो ये मुख्य थे ये उनके, जो हाँ, 3 मुख्य ये थे, अशोक परनामी और आपका यूनुस खान और हाँ सर। कैलाश मेघवाल, ये तीनों गए। हाँ, 3 हो गए सर। संजय जी, मुझे 2004 का एक वाकया याद आ गया, जो बात अभी आपने कही है। प्रदेश अध्यक्ष थे भजन लाल, हरियाणा में, और उनको लग रहा था कि एक मौका और उनको मिल जाएगा। 67 सीटें आई थी कांग्रेस की, 90 में से, यानी 2/3 सीटें आई थी। और पार्टी नेतृत्व ने ये फैसला किया, अहमद पटेल के यहाँ एक मीटिंग हो रही थी। उन दिनों मैं कांग्रेस कवर करता था एक अखबार के लिए, नेशनल ब्यूरो में था। तो हमें पल-पल की सूचनाएँ मिल रही थी कि भजन लाल को नहीं बनाया जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जा रहा है। और जैसे ही ये सूचना आम हुई अंदर खाने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, भजन लाल को नहीं बनाया जाएगा, तो भजन लाल ने गोल्फ लिंक में, उनका आवास हुआ करता है, अब तो भजन लाल नहीं है, उनके बेटे हैं, तो वहाँ पर मीटिंग बुलाई अपने समर्थक विधायकों की। तो वहाँ काफ़ी एमएलए पहुँचे, लेकिन 47 जो एक आंकड़ा होता है हरियाणा में सरकार बनाने का, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठे हुए थे। यानी अगर हाई कमान एक ज़रा-सा इशारा कर दे, तो चाहे कितना भी प्रभावशाली नेता हो, उसके तोते उड़ जाते हैं। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे के बारे में संकेत दे चुके हैं, तो वसुंधरा राजे की या किसी की भी कोई भारतीय जनता पार्टी में औकात रह नहीं जाती है। अब मूल प्रश्न जो आपने मुझसे किया था कि नरेंद्र मोदी ने ही अपने कंधों पर एक तरीके से पूरा भार उठा लिया है, तो ये तो हम 2013-14 से देख रहे हैं। ऐसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी जूनियर हुआ करती थी, अपनी जो पार्टनर पार्टियां हैं, वहां पर सीनियर हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तो करिश्मा कर दिया था। जिस पार्टी को कभी 10, 11, 12 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिला, जिसको कभी 13 सीटों से अधिक सीटें नहीं मिली, उस भारतीय जनता पार्टी ने इंडिपेंडेंटली अपने बल पर 47 सीटें लेकर के, 46 सीटें लेकर के हरियाणा में सरकार बना ली थी। इसी तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बड़ा भाई हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी छोटा हुआ करता था। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने छलांग लगाई और बड़ी पार्टी बन गई। बिहार में अभी देखते-देखते नीतीश कुमार क्यों चिढ़े? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 70 से ऊपर सीटों पर चली गई और ये 50 सीटों से नीचे आ गए। तो नरेंद्र मोदी का जलवा सभी राज्यों में अभी भी चल रहा है, सिर चढ़ करके बोल रहा है। और उनको पता है कि पार्टी की लोकप्रियता से निचले स्तर पर आ गई है वसुंधरा राजे की लोकप्रियता। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। जब तक आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा पार्टी की लोकप्रियता से अधिक लोकप्रिय होता है, तब तक पार्टी उसको आगे करके चुनाव लड़ने
की प्लान करती है। जैसे ही सर्वे में ये चीजें आ जाती हैं कि पार्टी की लोकप्रियता ज्यादा है और जिसको चेहरा बनाने के बारे में सोचा जा रहा है उसकी लोकप्रियता 10% नीचे चली गई है, तो उसको फिर दाएं बाएं करती है भारतीय जनता पार्टी। वो कोई रिस्क नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को आगे नहीं किया गया है क्योंकि रमन सिंह की जो लोकप्रियता है वो पार्टी से नीचे है इस समय। शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी यही फैसला किया गया कि वहां पर सीनियर मोस्ट नेताओं को टिकट दे दीजिए, वो चाहे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 30 साल से विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा है, उनको टिकट दे दिया गया। तो सीधा सीधा संकेत जनता को ये देने की कोशिश भाजपा नेतृत्व की तरफ से, खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से है कि साहब तीनों ही राज्यों में हमारा कोई चेहरा नहीं है, हम जो भी गारंटी दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर दे रहे हैं, यानी जब नतीजे आ जाएंगे तब हम लीडर का फैसला करेंगे। और मुझे लगता है कि इसी से भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी है। आप वसुंधरा राजे को आगे कर दो, शिवराज चौहान को कर दो, रमन सिंह को कर दो, इससे आपको जीत मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो जो उन्होंने 9 साढ़े 9 साल में करके दिखाया है, और जहां जो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, उस तरह का जो भी काम हुआ है, विकास के काम हुए हैं, सामाजिक कल्याण के काम हुए हैं, तो उसमें अभी भी जो राज्य की लीडरशिप है उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की ज्यादा धाक है, ज्यादा साख है। जितेश जी आपसे पूछेंगे कि ये जयपुर जिले की 19 सीटें हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर जयपुर जिले में जो जयपुर शहर की बात कर लेते हैं क्योंकि हॉट सीट है, जैसे हवा महल है, बाल मुकुंदाचार्य जी को चुनाव लड़ाया गया है कि संघ बैकग्राउंड से आते हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, तो बाल मुकुंदाचार्य जी, अब स्थिति वहां बन गई है क्योंकि जमील अहमद जो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू कुरैशी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर 3 4 5 6 मुस्लिम चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस स्थिति में जो मुस्लिम मतदाता है वो वहाँ 80-90 हजार है, 1.5 लाख के करीब हिंदू मतदाता है, तो वो सीट अभी वर्तमान स्थिति में निकलती भी नजर आ रही है। बात करें किशन पोल की स्थितियां बड़ी टफ है क्योंकि अमीन कागजी ने यहाँ पर वोट बैंक अपना बढ़ाया है, मुस्लिमों का, हिंदुओं का कम किया है, कुछ हिंदुओं का पलायन भी वहां पे हुआ है। हमने खबरें भी पिछले दिनों देखी कि डर के मारे जो कोरोना के अंदर हिंदू पलायन वहां पे हुआ और कुछ तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति के कारण वहां पर हिंदू पलायन हुआ। लेकिन फिर भी ऐसा है कि पटवाड़ा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक बड़ा चेहरा है वहां पे, क्योंकि आरएसएस के बैकग्राउंड से वो आते हैं, खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो वो भी यहाँ पर मुझे लगता है कि टक्कर में कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। अब बात करें आदर्श नगर की, तो आदर्श नगर में अगर अशोक परनामी खिलाफत करते हैं अंदर खाने, तो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वहां पर उनको दिक्कत हो सकती है। रवि नैयर को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, वो यहाँ पर उनकी सामाजिक छवि है, बहुत लंबे अरसे तक गायों के लिए, गोवंश के लिए वो काम करते हैं, गौशाला के लिए काम करते हैं, हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, तो उनकी एक अच्छी छवि है। लेकिन यहाँ पर वहां पर भी मुस्लिम चेहरे उम्र दराज के तौर पर आम आदमी पार्टी के खड़े हुए हैं। रफीक खान तो बड़ा ऑलरेडी प्रभावशाली चेहरा है। हाँ, उम्र दराज 10,000 के आसपास वोट अगर ले गए तो रवि नैयर यहाँ पर 2-3-5 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। ये जयपुर की हॉट सीट है। और जयपुर में सांगानेर सीट की बात करें तो यहाँ पर पुष्पेंद्र भारद्वाज ने लंबे अरसे तक मेहनत की है। अशोक लाहोटी वहां पे विधायक थे, किसी कारणवश संगठन के दबाव के कारण अशोक लाहोटी की टिकट कटी है, जो कि वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं। उसके बाद अब भजनलाल शर्मा को यहाँ पर दाव खेला गया है, जो कि भरतपुर से टिकट मांग रहे थे, और जो पारंपरिक सीट है बीजेपी की, वो यहाँ पर भजनलाल शर्मा की जीतती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि आदर्श नगर के बाद में विद्याधर नगर की, तो दिया कुमारी यहाँ पे उम्मीदवार है, प्रॉपर बीजेपी का वोट बैंक है। मुझे लगता है कि पूरे जयपुर जिले की, जिसकी आप बात कर रहे थे, वहां पर सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई बीजेपी की जीत होगी तो वो दिया कुमारी के नाम पर होगी, क्योंकि एक तो राज परिवार का चेहरा है, और नरपत सिंह राजवी पहले बगावत करने की उम्मीद थी, लेकिन नरपत सिंह राजवी को यहाँ से चित्तौड़ से चंद्रभान आकिया के सामने टिकट दी गई है।
नरपत सिंह राजवी हालांकि वहां चुनाव नहीं जीत रहे वर्तमान स्थिति में, क्योंकि चंद्रभान आक्या की खुद की फैन फॉलोइंग, खुद की टीआरपी इतनी ज्यादा है कि चंद्रभान आक्या यहाँ पे वर्तमान स्थिति में चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है लास्ट में जाके त्रिशंकु चुनाव हो जाए, कांग्रेस जीत जाए, लेकिन चंद्रभान आक्या मुझे लगता है कि वहां से चुनाव जीतेंगे। बात कर रहे थे हम जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर में अब बात कर लेते हैं सबसे हॉट सीट एक वो है जहां पर राज्यवर्धन राठौड़ यहाँ पे जोटवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं और अभी वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया है विधायक विधानसभा का इलेक्शन लड़ाकर। और राजपाल सिंह शेखावत जो बागी थे, उनको अमित शाह के फोन के बाद वो बैठ गए हैं। हमको पहले से भी सूचना थी कि वो राजपाल सिंह शेखावत वहां पे बैठेंगे। और वहां पर आशु सिंह सुरपरा वहां पर निर्दलीय लड़ रहे हैं और कांग्रेस से जो कैंडिडेट है, ऐसा लग रहा है कि राजवर्धन को एक तरह से बैटिंग करने के लिए पूरा मौका दे दिया है। एनएसयूआई के नवेले अध्यक्ष को यहाँ पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, अभिषेक चौधरी को, तो पूरी तरह से बैटिंग करने का मौका दे दिया। अब मुझे लग रहा है सेफ गेम है, राज्यवर्धन राठौड़ से 25 से 30,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। सिविल लाइन सीट जो है बीजेपी की, वो थोड़ी यहाँ पे कठिन नजर आ रही है। अरुण चतुर्वेदी पिछली बार चुनाव आ रहे थे, प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने थे। अभी अरुण चतुर्वेदी जी के एक पत्रकार हैं गोपाल शर्मा, उनको टिकट दी गई है। अचानक से 10 दिन में टिकट दी, 10 दिन में 15 दिन में तैयारी करनी, समय कम है और कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध भी किया, लेकिन वहां पर वो संघ का कैडर बड़ा मजबूत है, तो वो सीट भी मुझे लगता है कि बीजेपी की निकल जाएगी, गिरते पड़ते ही निकल जाएगी, 5-7 हजार का अंतर रहेगा। अब बात कर रहे थे बगरू सीट की, तो बगरू के अंदर भी मुझे लगता है कि बीजेपी की स्थिति बड़ी मजबूत है। कैलाश वर्मा पहले विधायक रहे, पूरे 5 साल सक्रिय रहे, तो बगरू की सीट भी यहाँ पर बीजेपी की निकलती हुई नजर आ रही है। तो क्योंकि कैलाश वर्मा, मैं कल भी कह रहा था, एक वीडियो देख रहा था सर मैं उनका, वो वायरल हो रहा है बड़ा सोशल मीडिया पे। कैलाश वर्मा अपने मतदाताओं से और जनता से कह रहे थे कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया और मैं हार गया तो मैं इस बार जहर की गोली खा लूंगा। वो बड़ा वीडियो वायरल हुआ। आज ऐसे ही आदर्श नगर के जो रवि नैयर का वीडियो वायरल हो रहा था, वो रो पड़े वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मेरे जैसा उनका मतदाता है, उससे अभी तक संपर्क तो किया नहीं उन्होंने। सर तो इसी तरह से सर जयपुर शाहपुरा सीट की बात करें तो शाहपुरा में सर उपेंद्र यादव के सामने, उपेंद्र यादव बड़े बेरोजगारों के नेता रहे, राजस्थान में आवाज उठाई बेरोजगारों की, और बहुत समय से वो बेरोजगारों की आवाज उठा रहे थे। हालांकि पहले कांग्रेस के संपर्क में थे, बीजेपी ने अंतिम समय में आके टिकट दी क्योंकि यादव को वहां टिकट नहीं थी। उपेंद्र यादव के सामने मनीष यादव है जो कि सचिन पायलट के करीबी है। सचिन पायलट ने उनको टिकट का वादा किया था, शाहपुरा से पिछली बार वो चुनाव लड़े थे और सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। वो यहाँ पर चुनाव निकालते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मनीष यादव 5 साल सक्रिय रहे हैं उस क्षेत्र में। हालांकि उपेंद्र यादव ने बेरोजगारों के बीच में अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन पायलट के करीबी हैं, गुजर बाहुल्य इलाके भी है, यादव गुजर, और हालांकि बेनीवाल है वो यहाँ पर उनके टफ कंडीशन से बेनीवाल वोटर्स हैं। पिछली बार आलोक बेनीवाल वहां से चुनाव लड़े थे, तो मुझे लगता है कि वो मनीष यादव यहाँ से कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीत सकते हैं वर्तमान स्थिति के अंदर। अब कोटपुतली की बात कर लेते हैं, तो कोटपुतली में बीजेपी का एक भाई खड़ा है, लेकिन बीजेपी ने गुजर उम्मीदवार पर भरोसा जताया है, तो कोटपुतली में भी बीजेपी की स्थिति यहाँ पे मजबूत नजर आ रही है। लेकिन मुकेश गोयल जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। कोटपुतली बड़ी अजीब सी सीट है, वो हमेशा वहाँ 4-5 चतुष्कोणीय पंचकोणीय चुनाव ही होता रहा है। हाँ, इस बार भी सर, पिछली बार मुकेश गोयल चुनाव लड़े थे जो कि सुनील बंसल के करीबी माने जाते हैं, पहले विद्यार्थी परिषद में रहे हैं। सुनील बंसल जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पहले संगठन महामंत्री रहे थे यूपी के अंदर, उनके करीबी हैं, तो वहां पर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का जो सेंस, बीजेपी को लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं मुकेश गोयल तो उनको फायदा हो रहा है वहां पर। मुझे लगता है कि मुकेश गोयल चुनाव लड़ते हैं तो जनरल वोट बैंक कुछ ले जाते हैं, लेकिन मुकेश गोयल से ओवरऑल स्थिति बीजेपी की यहाँ पे मजबूत आ रही है चुनाव लड़ने से। इधर आप दूसरी शाहपुरा हो गई, यहाँ पर आप और सीटों पे आ जाइए। तो मुझे लगता है कि जयपुर जिले की 19 सीटों में सर मुझे लगता है कि लगभग 15 सीटें इस बार बीजेपी यहाँ पर। आमेर की सर थोड़ा टफ कंडीशन नजर आ रही है कि आमेर के अंदर यहाँ पर जो सतीश पुनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश पुनिया हालांकि चुनाव में आपको बताऊं अच्छे वोटों से निकाल लेंगे, लेकिन अभी प्रशांत शर्मा है सतीश पुनिया के सामने जो कि कांग्रेस पार्टी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, और सचिन पायलट गुट से आते हैं।
तो वहां पर थोड़ा सा संघर्ष नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सतीश पूनिया यहाँ पे चुनाव लड़ा लेंगे, क्योंकि बीजेपी का बड़ा चेहरा है। तो सतीश पूनिया यहाँ पे चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं वर्तमान स्थिति में। चोमू के अंदर रामलाल शर्मा है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता रहे, 2 बार के एमएलए है, विश्वविद्यालय के महासचिव रहे हैं। तो रामलाल शर्मा लगातार एक्टिव रहे अपने क्षेत्र में। जिस बराला को, ऋतु बराला को टिकट दी है, तो वो मुझे लगता है कि पहले दिन मैं देख रहा था उनका, परसों वीडियो वायरल हो रहा था सर, तो अस्सलाम वालेकुम तो वो कह रही थी आते ही जनता को। तो अस्सलाम वालेकुम कहने वाले, तो मुझे लगता नहीं है कि वर्तमान स्थिति और परिस्थिति में राम मंदिर देश में बनने वाला है। धारा 370 की बात हो रही है, राष्ट्र प्रथम की भावना वाले लोग, मुझे लगता नहीं है अस्सलाम वालेकुम कहने वाले लोगों को, वालेकुम सलाम कहने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को जिताएंगे। तो ऋतु बराला ने आते ही पहले अस्सलाम वालेकुम कहा। रामलाल शर्मा मुझे लगता है सीधी सीधी यहाँ पे गोहेड है, निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रामलाल शर्मा पहले भी वहां चोमू से चुनाव जीते हैं और ब्राह्मण फेस हैं बीजेपी के अंदर, मंत्री बनेंगे, इसलिए लोगों के बीच में एक मैसेज है। तो रामलाल शर्मा यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है 15 से 16 सीटें, एक मनीष यादव की सीट पे मुझे थोड़ा संशय, एक मुझे थोड़ा सा संशय, और 1-2 सीटों पे जयपुर की भी है। तो मालवीय नगर मुझे लगता है जीत जाएंगे, क्योंकि कालीचंद सराफ पहले, हालांकि पहले बहुत लिमिटेड अंतर रहा था 2000 वोटों का, लेकिन इस बार अर्चना शर्मा ने मेहनत की है, लेकिन कालीचंद सराफ को गणित आती है, जी। पुराने खाटी नेता है बीजेपी के, तो कालीचंद सराफ भी आज निकल जाएंगे। तो सर आप जो बात कर रहे थे 19 सीटों की जयपुर जिले की, तो मुझे लगता है कि 15 के आसपास बीजेपी आज जीत जाएगी। जी हाँ, तो अब आगे भी आपसे शेष मारवाड़ और मेवाड़ और बीकानेर क्षेत्र की बातें आगे करेंगे अगले एपिसोड में। अभी तो हम अंत में विचार ले लेते हैं ओंकार जी के। ओंकार जी, आपने काफ़ी विस्तार से विश्लेषण सुना जितेश जी का, सीट बाय सीट कुछ क्षेत्रों का। तो इन सबसे क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं? ये जयपुर देखिए क्षेत्र वही है जहाँ पिछली बार कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी सीट ले गई थी। यस यस, देखिए जयपुर हो या दौसा का पूरा इलाका, दौसा के आसपास के जिलों का इलाका हो जहाँ पर गुर्जर मतदाताओं की बहुसंख्या है, जब हम गुर्जर वाली मैं आपके बता साथ, दूं, जो पिछले जो 42 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां पे गुर्जर प्रभाव डाल सकते हैं, उनमें से 37 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। और जी जी हमारा जी, जो, आपको ध्यान है उस दिन जब हमने ओपिनियन पोल किया था तो निष्कर्ष ये आया था कि इस बार इसका ठीक उल्टा होने वाला है, कि उन 42 में से 37 जो है वो कांग्रेस हारेगी। वही वही मैं याद दिलाने वाला था, आपने अच्छा किया कि उसको बता दिया, क्योंकि उस दिन जब सर्वे कर रहे थे तो आपने ही ये जानकारी दी थी कि वहाँ तो रिवर्स होने वाला है, क्योंकि सर एक इंटरेक्ट उस, करूंगा सर। जी जी सर आप सर बता रहे थे संजय सर कि 42 सीटें, अगर एमबीसी समाज जोड़े तो यहाँ पे 50 सीटें हैं। उन 50 सीटों पर गुर्जर जो है वो एक ऐसी कास्ट है सर, बाहुबली कास्ट गुर्जर राजस्थान में है। तो अगर 10,000, वैसे तो 50 सीटों पे 10-15 हजार से लेकर 50,000 मतदाता, गुर्जर मतदाता सीट बाय सीट है। मुझे एक एक सीट के बारे में जानकारी है, लेकिन जहां 10,000 है तो वो प्रभाव 20,000 पे डालते हैं। जहां 20,000 गुर्जर है तो इन्फ्लुएंस करते हैं 30 से 40,000 पे। जब 40,000 गुर्जर है वो सीधा 80,000 पे। तो सीधा सीधा सर की बात बिल्कुल ठीक थी कि यहाँ पर गुर्जर जितनी भी सीटें हैं उनमें से 1-2 को छोड़कर सभी जगह बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। हाँ, मेरा आकलन एक्चुअल में ये है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट के साथ जो व्यवहार किया है या दुर्व्यवहार किया है, वो सचिन पायलट ने तो बर्दाश्त कर लिया किसी तरीके से। क्यों कर लिया ये तो वही जाने, पर मेरे विचार से इसलिए जो, कर लिया कि भाई ठीक है कि अब अशोक गहलोत का पूर्ण अंत हो जाएगा तो उसके बाद फिर जी पार्टी मेरे ही हाथ में है। हाँ, लेकिन अशोक गहलोत तो अगर उनका वश अभी इसलिए भी ये चलेगा, उनके हित में भी है कि वो हाँ अशोक गहलोत को रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड सीटों से हरवाएं। हाँ, पर जो उनके समर्थक हैं वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे इसीलिए ना मुझे ये सचिन लगता है पायलट कि को। रानी का जो ये खेल है ना, ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि सचिन पायलट बिल्कुल का ज़्यादा असर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब दौसा और आसपास के जिलों का ये हाल है संजय जी, और अभी जयपुर का जितेश जी ने बताया कि क्या स्थिति है वहाँ की और किस तरीके से यहाँ भी लगभग रिवर्स हो रहा है, यानी जितनी सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है। तो ये दो ऐसे हमारे सामने प्रमाण हैं
जो पूरे राजस्थान की ही तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं कि पूरा राजस्थान ही एक्चुअल में क्या सोच रहा है। तो किसी को कोई संदेह है नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस वालों को भी अब कोई गलतफहमी नहीं होगी। अशोक गहलोत तो बहुत पहले अपने कंधे ढीले छोड़ चुके हैं और सचिन पायलट तो उनकी जितनी सेना है वो तो भीतर भीतर कुछ कुछ कर रही है। तो वहां पे अब किसी को कोई संदेह है नहीं कि राजस्थान जा किस दिशा में रहा। जी, तो आज की चर्चा फिर हम यहीं पर समाप्त करते हुए जो प्रश्न आए हैं उनको प्रश्नों को अब हम ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न आया है क्वांटम जी का, वो कह रहे हैं बाबा बालकनाथ के बारे में और बताएं प्लीज। तो बता दिया ना कि बाबा बालकनाथ चुनाव जीत रहे हैं अपना। अब वहां तो योगी जी उनका पर्चा भरा गए, उसके बाद क्या बचता है। नेक्स्ट। अच्छे वोटों से सर, अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे बाबा बाला, बहुत अच्छे वोटों से। आज तक माइल्ड में कभी कह रहे नहीं हैं is safety of Hindus against conversion and other atrocities in Pakistan, Bangladesh and in neighboring countries a priority of any party। भाई देखिए, जो यहाँ पर एक बड़ी संस्था है निमित्त एकम, जो पाकिस्तान से आए हिंदुओं के विस्थापन का कार्य करती है, उसके जो अध्यक्ष हैं जय आहूजा, उनको टिकट दे दिया है पार्टी ने और वो रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छा संकेत ही है। नेक्स्ट। मोतीलाल पंवार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ प्रश्न पूर्ण होते हैं और हम इसी प्रकार से राजस्थान की चुनावी चर्चा लगातार जारी रखेंगे भविष्य में भी, जब तक चुनाव हो रहे हैं, यानी कि 25 को चुनाव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम।